हेलो, वेलकम टू लर्निंग डिवोटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन गाइडेंस की। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सेल्फ स्टडी गाइड है और प्लान जो है 2024 जो यूपीएससी का एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए और या उसके आगे के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए। ठीक है, शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि यूपीएससी का आज अभी तक का जो लेटेस्ट फैशन है। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग होती हैं तो उनमें से देख लेते हैं क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और अक्सर होता क्या है। तो सबसे पहले तो ट्रेंडिंग में आता है टॉपर स्टॉक। जिनको भी यूपीएससी प्रिपरेशन करना होता है उनके मन में आया, माइंड में आ चुका है और उसके बाद वो सीधे टॉपर स्टॉक देखने लगते हैं। देखना बुरा नहीं है, बट होता क्या है कि टॉपर स्टॉक केवल सुनने से इसकी तैयारी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। समटाइम्स हम उससे ओवर मोटिवेटेड हो जाते हैं या फिर वो जिन स्ट्रेटजीज को वो फॉलो करते हैं हमें लगता है कि वो अगर हम फॉलो करें तो हमारे साथ वही होगा। समटाइम्स हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग हो जाती है और ऐसा भी होता है कि मेजॉरिटी टॉपर्स, मैं मेजॉरिटी बोलूँ माइनॉरिटी बोलूँ, बस ये कह सकते हैं कुछ टॉपर्स वो पूरी बात नहीं बता पाते। उसका रीज़न भी है, इतना टाइम ही नहीं होता ना कि एक इंटरव्यू में आपको सारी बातें बता दी जाएं। तो टॉपर स्टॉक केवल देखना ये भी एक ट्रैप है, फैशन में चल रहा है। मतलब टॉपर स्टॉक देखेंगे देखेंगे, सही या गलत बाद में बात करते हैं इस पर। फिर टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, वही मैंने अभी बताया कि जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है ज़रूरी नहीं कि वही स्ट्रैटेजी हमारे साथ भी काम करे, क्योंकि हमारा टाइमिंग, हमारी कैपेबिलिटी, हम हमारी पर्सनालिटी सब अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि टॉपर्स ने अगर बोल भी दिया कि मैं 10 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी, तो यही आप कैसे अपना सकते हो? आपको तो आदत कभी 10 घंटे की है नहीं। तो डे वन से जो आप पढ़ने लगोगे कि 10 घंटे पढ़ें, तो ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको फिर काम ना करे, आपके लिए काम ना करे। तो दिस इज अ ट्रैप, इसको समझिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉपर्स स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं कि हर बार काम करे। ओके, आपको समझना होगा अपनी कैपेबिलिटी को लेके, मतलब यूं कहे कि फॉलो देम बट डू नॉट कॉपी देम। ओके, फिर आपको YouTube पर सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, हाउ टू रीड द हिंदू, 1000+ वीडियोस हैं। आप सर्च कीजिएगा ये टॉपिक, हाउ टू रीड द हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, 1000 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये सब एक्सपर्ट्स हैं, समझाते रहते हैं कि हाँ ये भी फैशन चल रहा, कुछ नहीं मिला तो चलिए वीडियो बना लेते हैं, समझा लेते हैं। पहले खुद कुछ सीखे नहीं बट चलो सिखाते हैं, दूसरों को बनाते हैं। और ऐसे ही एक एनालिस्ट भी होते हैं जो 30 दिन में आईएएस बनिए, ऐसे भी थंबनेल होते हैं। 15 दिन में आईएएस बनिए, 2 महीने में आईएएस बनिए। तो ये सब भी प्रजाति के लोग मिल जाते हैं। फिर मोटिवेशनल यूपीएससी गुरु, बस मोटिवेशंस की बातें करते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक्चुअल में करके नहीं दिखाते कि मतलब कैसे कर लो। मतलब होना चाहिए ना कि एक्चुअली आप बताओ, समझाओ कि हाँ ये ऐसे किया जाता है। बट हाँ, आपको इग्नाइट किया गया, आग लगा दिया गया कि जस्ट डू इट, यू कैन डू इट, यस यू कैन, यू कैन। तो ठीक है, आई कैन, बट देर आर वेज, मतलब उसको करने का कोई तरीका होता है। आपके अंदर सपना आया है, सपने के बाद फिर आपके अंदर क्वेश्चन आता है कि ये सपना कैसे पूरा करें, वन बाय वन। मेरे ख्याल से एक ही, मतलब एक कोट मैं लेके चलता था पहले, आज भी लेके चलता हूँ उसको, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे आपको जैसी ज़रूरत होगी आप उस हिसाब से चीज़ें ढूंढने लगोगे। आपको अगर आईएएस बनना है तो आप उसके लिए चीज़ें ढूंढोगे कैसे करें, बट इन द राइट डायरेक्शन। ओके, मोटिवेशन सिर्फ मोटिवेशन से ऐसे काम नहीं होगा, बट बेसिक्स आपको देखना पड़ेगा। फिर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये फैशन में है क्योंकि देखिए हर कोई कोचिंग नहीं, मतलब कोचिंग क्लासेस नहीं खरीद सकता ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यूट्यूब ऑनलाइन जो क्लासेस मिलते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दे गो बाई देम। मतलब उन उनको लोग ढूंढते हैं, खरीदते हैं या उनको देखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी वैसे जैसे मान लेते किसी के पास अफोर्ड करने को पैसा हुआ तो किसी का कोर्स वो ले लिया, ठीक है, इट्स ओके। बट ये फैशन में है, मैं ये बता रहा हूँ। और एक चीज़ और रहता है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में, मोस्टली हमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मिलते हैं ज़्यादा। करंट में ये चल रहा है, करंट में ऐसा चल रहा है, ये न्यूज़ आई, ये न्यूज़ आई, सोशल मीडिया है या यूट्यूब पर ही है, बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, लेटेस्ट चीज़ें बताई जाती हैं। बट स्टैटिक पार्ट जो होता है, जो बेसिक सिलेबस है, वो इग्नोर हो जाता है हमसे।
तो ये नहीं होना, मतलब आपको करंट भी लेके चलना है, बट उसके साथ साथ आपका बेसिक्स और स्टैटिक पार्ट जो है वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। स्टैटिक पार्ट उन सब्जेक्ट्स को कहते हैं जो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एक सब्जेक्ट का, बात करूँ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का जो बेसिक सिलेबस है उसमें जो टॉपिक होगा, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आपका स्टैटिक पोर्शन में आता है। करंट में ये आता है कि अभी के समय में ज्योग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये हुआ करंट वाला हिस्सा। तो करंट और स्टैटिक में थोड़ा सा आप डिफरेंस समझिएगा। समटाइम्स आपको मार्केट में एक और वर्ड सुनने को मिलता है, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब करंट, डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके, तो करंट अफेयर चेंज होता रहता है। स्टैटिक मतलब वो जो चेंज नहीं होता, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट बोलते हैं ना, जो स्थिर है। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल बट इट इज फंडामेंटल। एक चीज से बदनाम है यूपीएससी की, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल है, यस इट इज, लेकिन फंडामेंटल भी है। आपको इतना तो क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इतना स्कोप तो वो देती है कि आप कर ले जाओ। मतलब हो तो रहा है ना, सिलेक्शन तो ही रहा है, ऐसा थोड़े कि नहीं हो रहा। हर साल लगभग हजार, मतलब 700 800 हजार के आसपास कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते ही हैं। तो दिस मीन्स दिस इज डूएबल, अचीवेबल, अचीव हो रहा है। अब यूपीएससी का ट्रैप्स, क्या नहीं करना है, पहले ट्रैप्स को देख लेते, फिर क्या नहीं करना उस पर भी बात करेंगे। यूपीएससी खुद ही एक ट्रैप है। इसमें एक बड़ा ट्रैप आपका आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी इसलिए ट्रैप में बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेबस अगर आप पढ़िएगा ना, उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आप पढ़िएगा सिलेबस में। अभी मैं सिलेबस यहाँ पर नहीं डाला हूँ, आप प्लीज़ सिलेबस उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें लिखता है एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। बट एक्चुअल में ट्रैप ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं फिर आपको लगता है कि यार ये तो स्पेशलिस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी वो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार स्पेशलिस्ट नहीं बनने को बोला, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो लगता है कि यार पढ़ के जाना था बढ़िया से। आर्ट एंड कल्चर, इसको भी उतना क्या कहते हैं, अंडररेटेड टाइप का सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट है। ऐसा लगता है कि अरे यार थोड़ा बहुत, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री मेडिएवल कर लेंगे तो हो ही जाएगा, बट समटाइम्स आर्ट एंड कल्चर को भी अलग से करना होता है। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये भी एक ट्रैप है। कुछ क्वेश्चंस तो मार्स से है, मतलब ऐसा लगता है कि धरती पर बनाया ही नहीं गया उस क्वेश्चंस को। प्रीलिम्स में और मेंस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऐसा लगता है, कुछ जीएस क्वेश्चंस जो ऑप्शनल लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये सब ट्रैप है। फिर कोचिंग का ट्रैप, मार्केट फोर्सेस। देखिए, टॉपर्स जो बोलते हैं, मार्केट वैसे रन करती है। जैसे टॉपर्स ने अगर कह दिया कि मैंने ये बुक फॉलो किया या कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो किया, तो मार्केट में भी एक ट्रेंड आ जाता है कि हाँ हाँ इससे होता है, इससे वो बने थे, इससे मैं भी बन जाऊँ। दे आर नॉट रॉन्ग, बट होता क्या है कि एक ट्रेंड जैसा जब चलता है ना, तो देखिए एक्चुअल में अभी क्या मैंने बात किया कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, और हम लोग इस ट्रैप में फंसते हैं कि टॉपर्स ने जो बोला उसके बाद हम उसी के पीछे पीछे चलने लगे, और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, फिर हम सोचे अरे यार ये तो ऐसे हो गया। और फिर उस समय का कोई टॉपर होगा, फिर वो बोलेगा मैंने तो ऐसा किया था। तो जो चीज़ें उनके लिए वर्क करती हैं ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए भी वर्क करे, ये भी है। मटेरियल ट्रैप, भाई मटेरियल ट्रैप भी बहुत सा है। मटेरियल तो बहुत सारा अवेलेबल है, कितना मटेरियल आप संजोइएगा। हम क्या करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं। ये फ्री वाली प्रॉब्लम है, फ्री में मिल रहा है ये ले लो, फ्री में मिल रहा है वो ले लो। बट फ्री तो मिल रहा है ठीक है, बट आपका टाइम तो फ्री नहीं है ना। आप कितना ही कर लोगे, एक ही चीज़ के लिए आप कितने सोर्सेस को अप्रोच करोगे। फिर टॉप, वही टॉपर स्ट्रैप क्या है, ड्राइव ऑफ मार्केट। मार्केट फोर्सेस वैसे ही काम करे जैसे जैसे टॉपर ने बोला। टॉपर अगर कह देते हैं कि, जैसे मैंने को बताया ना कि कोई बुक के लिए वो रिकमेंड कर दिया, किसी के लेक्चर के लिए रिकमेंड कर दिया, तो वो चीज़ें ट्रेंड में आ जाती हैं। ठीक है, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट, उन लोगों ने वैसा किया भी होगा, हो सकता है। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल समटाइम्स हो जाता है, तो ये भी एक ट्रैप है। मैं भी ये नहीं बता रहा हूँ व्हाट नॉट टू डू, मैं बता रहा हूँ ट्रैप क्या क्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ मार्केट में इस तरह से, अब मार्केट में आप जाओगे पूछने, मार्केट यहाँ कौन से मार्केट की बात की जा रही है, जैसे मोस्टली इसके लिए फेमस दिल्ली है। दिल्ली का जो कुछ इलाका है जहाँ पर ऐसी तैयारी की जाती है, वहाँ का चाय वाला, किताब दुकान वाला, सब कोई, प्रोफेसर्स और एवरी, मतलब जो सीनियर्स हैं, वो सब लगभग एक ही तरह के सोर्सेस, वो लोग कई सोर्सेस आपको बता देंगे। अब पॉलिटी के लिए कोई लक्ष्मीकांत भी कहेगा, कोई डीडी बसु भी कहेगा, तो दे विल टेल यू एनफ सोर्सेस, मतलब मल्टीपल सोर्सेस वो आपको बोल देंगे। बट आपके लिए क्या काम करेगा वो तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा ना कि हाँ।
और ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी ने कोई स्पेसिफिकली कोई बुक लिखा है कि नहीं ये बुक तो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही है। मार्केट में वो चीज़ें चल रही हैं कि हाँ इससे यूपीएससी क्वालिफाई हो जाता है, बट यूपीएससी ने खुद तो रिकमेंड नहीं किया ना अपनी ऑफिशियल साइट पर कि इस पब्लिकेशन का बुक खरीदोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ करना है। क्या होता है कि बुक तो सभी के पास वही के वही है, पढ़ने का तरीका और अप्रोच और स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है, उससे भी मतलब जीत या हार की संभावना बढ़ती या घटती रहती है। इसका एग्जांपल मैं थोड़ी देर बाद आपको दूँ। ट्रैप ऑफ फ्रिंज क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज ट्रैप, इसको मैं एक साथ लेता हूँ। क्या होता है कि समटाइम्स कोचिंग वाले खुद ही जैसे टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, तो वो टेस्ट मतलब जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो खुद ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं अलग अलग तरीके से, तो कैंडिडेट के मन में ये बात बैठ जाती है कि अच्छा अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बट एक्चुअल में ऑफिशियल क्वेश्चंस अलग होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन यू मतलब कोचिंग वालों ने बस दिया है इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद पढ़ाया हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आते, तो ये भी एक ट्रैप है। देखिए, यूपीएससी अपने क्वेश्चंस अपने एक्सपर्ट से फ्रेम कराती है। अब एक रियलिटी आपको बता देता हूँ, यूपीएससी हमेशा 2 कदम आगे रहेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। कोचिंग मार्केट अभी भी यूपीएससी के दिमाग को समझने को रेडी नहीं है, ठीक है, इतना दिमागी नहीं है कोई यूपीएससी के कदम को समझ, लेकिन अगला चाल क्या होगा यूपीएससी का, सीधी सी बात। जब एक जैसे 2023 का इस बार पेपर हुआ, इस बार पेपर आने के बाद सबको लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी पूछ सकता है, इससे पहले किसी को जरा भी आइडिया नहीं था। तो ये भी एक ट्रैप है। मटेरियल कलेक्शन ट्रैप, वही मैंने बताया, मटेरियल मिल रहा है, इकोनॉमी का इनका भी ले लिए, उनका भी ले लिए, 3-4 जगह से ले लिए, तो ये भी एक कलेक्शन ट्रैप है। फ्री में बेशक मिल जाता है, बट फ्री की चीज़ें भी आपका टाइम तो खाती है ना, कितना ही कर लोगे। द हिंदू, ये तो और भी बड़ा ट्रैप है। द हिंदू न्यूज़पेपर एक तो थोड़ा सा इसके लैंग्वेज भी टफ होता है। अब हम ये बात नहीं समझ पाते समटाइम्स, ज़रूरी है न्यूज़पेपर नहीं। अब कोई न्यूज़ अगर हिंदू में आए या फिर दूसरे किसी अखबार में आए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आ जाए, मिंट में आ जाए, या कहीं भी आ जाए, या हिंदी मीडियम वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए दैनिक जागरण में आ जाए, या दैनिक भास्कर, या किसी और अन्य बढ़िया न्यूज़पेपर में अगर आ भी जाए, तो न्यूज़ तो नहीं बदलेगा ना। लिखने का तरीका या फिर उसके लैंग्वेजेस थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बट जो एक बेसिक न्यूज़ है वो तो चेंज नहीं होता। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर नहीं, ठीक है। हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा सा टफ पड़ेगा। पर्सनली मैंने इसको नहीं पढ़ा। शुरुआत के कुछ दिनों में वो जैसे भूत चढ़ता सबको, तो वैसे ही मुझे भी चढ़ा था भूत, बट कुछ दिन बाद ये भूत उतर गया। इसका भी उपाय बताऊंगा, अभी इसको साइड में रखते हैं। बट मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ आपको, आपको मन है पढ़ने का पढ़ो, जो न्यूज़पेपर आप मंगाते हो पढ़ो। अगर आपको आदत पड़ गई है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, पढ़ते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर अब कोई है जो बिल्कुल शुरू करना चाहता है, मेरा रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, आपकी मर्जी है। और हिंदू न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं इसके लिए कुछ अल्टरनेट बताऊँगा आपको। वेट, ट्रैप ऑफ फ्री, कोचिंग के मटेरियल फ्री मिल जाते हैं भाई। दिल्ली मार्केट में इतने सारे पीडीएफ्स ये सब अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से भी पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी में ही दे देता है कि चलो प्रिंट आउट करा लेंगे। यूट्यूब के लेक्चर्स फ्री हैं, फ्री के टेस्ट सीरीज हैं, फ्री 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 सब जगह फ्री। बट एक चीज़ समझते नहीं कैंडिडेट्स, आपको समझना चाहिए, आपका टाइम फ्री नहीं है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है। ठीक है, आपको पैसा नहीं लग रहा, टाइम तो लग रहा है ना, उसी चीज़ को कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ यूट्यूब लेक्चर्स आप देखें, मे भी वो काम का हो, बट एक एजुकेटर का देखने के बाद आपको अगर लग रहा है कि हाँ एक लेवल तक का है, समझ में आ रहा है, या बहुत अच्छा एजुकेटर है, उसके अलावा किसी और एजुकेटर का फिर से देख लेना कि फ्री है, फ्री मिल रहा है, आपका टाइम तो खा रहा है ना। मल्टीपल सोर्सेस क्यों फॉलो करना। परफेक्शनिस्ट अप्रोच भी एक प्रॉब्लम है। अब एक ही टॉपिक को पकड़ लिया और पीएचडी किए जा रहे हैं, ऐसा भी अच्छा नहीं ना है। मान लेते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ही है, या फिर एक टॉपिक ले लेते हैं जैसे मौर्य काल के समय, या इनका ले लेते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पॉलिसीज था, या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो धनानंद थे उनके टाइम में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, मान लेते हैं कि उसी के बारे में हमें पढ़ना हो। अब
उस पर हम इतना रिसर्च करने बैठ गए कि सिकंदर के मतलब पूरा खानदान का हम लोग पता लगा रहे हैं। मतलब पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। या सिकंदर के कितने सेनापति थे, या कौन सेनापति था, या उसके जो फेमस 10-20 सैनिक थे उनके नाम भी आप ढूंढने लगो, तो ऐसा रिसर्च पीएचडी अप्रोच सही नहीं है। मतलब एक टॉपिक पर पीएचडी किया जा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा फिर लास्ट में। मल्टीपल सोर्सेस, कि अब कोई एक टॉपिक है, जैसे मैंने टॉपिक के बारे में बोला, मान लेते हैं कि अगर हम आर एस शर्मा बुक से अगर हम ये वाला पार्ट पढ़ लिए किसी एक रूलर का, अब फिर हम उपेंद्र सिंह के बुक से भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम पूनम दाहिया दलाल के बुक से भी पढ़ रहे हैं, तो दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच की, क्योंकि बुक पढ़ने में टाइम भी तो लगेगा ना। परफेक्ट टोन्स जो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं ही करना है, ठीक है। ग्रुप स्टडी, इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगा, एक्सक्लेमेशन भी लगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन इसलिए कि सबको लगा सबसे पहला रिएक्शन यहाँ ग्रुप स्टडी नहीं करना, और क्वेश्चन मार्क इसलिए क्या ज़रूरी है। तो अगर आप ग्रुप बनाते हैं दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी मैं उस पर बात करूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। मैंने ये नहीं बोला कि ये मेरा कमांडमेंट आप यही करो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 लोग होने चाहिए ग्रुप में, या 3, आई थिंक 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए रीज़न, कभी कभी ये काम भी करता है, फ़ायदा भी होता है। जैसे अगर मैं अकेले पढ़ रहा हूँ तो मुझे बोलने वाला समझाने वाला कोई नहीं, ग्रुप में होने पर क्या होता है, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, एक नहीं कर रहा दूसरा पुश कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा पहला वाला पुश कर रहा, उसको बोलता है कि करो करो करो। और अगर समटाइम्स प्रॉब्लम ये भी आती है कि दोनों फिर कभी कभी दोनों एक दूसरे को ही पुश नहीं करते, बोले छोड़ो जाने दो, बढ़ जाए, मेरे को क्या करना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक प्रॉब्लम इसमें और आती है कि ग्रुप स्टडी जैसे कर रहे हैं, तो अब ग्रुप स्टडी एक होता है साथ में करना, एक होता है कि थोड़ी दूरी पर है और टाइम टू टाइम हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करके मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि चलो ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, चलो चलते हैं बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, फिर घूमने गए। घूमना प्रॉब्लम नहीं है, चाय पीना घूमना ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि घूमने के बाद जब हम बाहर जाते हैं, कहीं चाय पी रहे हैं तो बैठ गए वहीं पर, अब 1 घंटा बैठे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है, अब फिर आ रहा है, फिर लग रहा है कि अच्छा यार आज ठीक नहीं लग रहा है यार, बहुत पढ़ लिए यार। तो इस टाइप से फिर एक दूसरे को इस तरह से साथ देना कि हाँ ठीक है यार छोड़ दो रहने दो। तो ग्रुप स्टडी में ये प्रॉब्लम है, एक दूसरे को समटाइम्स हम पुश नहीं करते हैं और ये हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ग्रुप स्टडी अगर आप मैनेज कर पा रहे हो बढ़िया है, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अगर उठा के देखोगे तो पता नहीं क्या ही चल रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब क्या ही बोले हम, ऐसे ऐसे कंटेंट्स हैं सोशल मीडिया पर जो यूपीएससी एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट बिल्कुल ही नहीं है और नहीं दिमाग ही खराब करेंगे। कोई न्यूज़ अजीब सी आ जाती है, अब मैं नहीं कहता कि वो सब न्यूज़ आए तो मुझे उनके लिए सहानुभूति नहीं है, लेकिन हमारे तैयारी का वो हिस्सा नहीं है फिलहाल। आप समझिए इस बात को, हमारी तैयारी का हिस्सा वो नहीं है, ठीक है। हम उसके लिए बाद में कुछ कर सकेंगे, जब हम कुछ बन जाएंगे तो हम कुछ करेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए सोशल मीडिया को आप त्याग दीजिए तो बढ़िया है। और अगर आप किसी से जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, कोई अगर आपका बहुत ही चहेता ही है, तो भाई आपकी अपनी चॉइस है कि उसमें क्या करना है, आप मैनेज करो कैसे भी। मेन मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त मत बिताओ। अब आप कैसे करते हो मैनेज आप जानो, मुझे नहीं पता। ओह, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा, जैसे अकेले भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो मैंने ग्रुप की बात की, ग्रुप क्या है, चाय पीने बैठने, चाय पे चर्चा में क्या हो जाता है कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ लिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज आ गया, अब चाय पीने गए थे लेकिन वहाँ पर 2-3 लोग कुछ और बातें कर रहे हैं, और आपको लगा कि अब यार मेरे को तो इसका ज्ञान है, अब मैं तो अपना ज्ञान थोड़ा सा दूंगा इन लोग को, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा जाहिल जैसी बातें कर रहे हैं, और आप लगे ज्ञान वहाँ देने। आप उनको समझा तो नहीं पाएंगे, लेकिन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपका जाएगा ऐसे ही, ठीक है, फालतू में। तो चाय पे चर्चा ये सब नौटंकी मत कीजिए। आउटिंग पार्टीज मूवीज, पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो भाई इन सबसे दूर रहिए, ठीक है। आपको अगर जाना ही है तो काम भर टाइम के लिए जाइए, ठीक है, मतलब इसको मैनेज करिए। ये सब ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो कि आप प्रिपरेशन में अफोर्ड कर सकें। प्लीज़ मूवीज़ देख लोगे, मूवीज़ अगर अच्छी हो तो ठीक है, वो भी घर पे ही देखो, सिनेमा हॉल थिएटर्स में जाके देखने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप देखो ही। आप अच्छी सी मूवीज आप यूट्यूब पर भी मिल जाएगा जो आपको दिमाग को शार्प करे, या फिर अ, आपकी सिलेबस के लिए रेलेवेंट हो,
अब वैसी मूवीज देखो जो आपके दिमाग को जिंदा रखे। बट आउटिंग पार्टीज ठीक है, चॉइस आपकी है, बट ये सब अवॉइड करो जितना ज़्यादा सही रहेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश फोबिया, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए एक प्रॉब्लम रह जाती है क्या कि मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ। मैंने कुछ हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाया था, तो उनका ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा कि हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम। वो तो धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उन लोग को भी इंग्लिश में भी ठीक कर दिए। बट वही कह रहा हूँ कि इंग्लिश फोबिया, इंग्लिश बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। इग्नोर मत करो इंग्लिश को, ठीक है। कंप्लीटली इग्नोर कर दिया कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, छोड़ ही दो, ऐसा नहीं। बेसिक नॉलेज रखिए, क्योंकि मेंस में भी एक पेपर आपका इंग्लिश का होने वाला है। और इन द सेम वे ऐसे ही मैं कहूँगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो भी हिंदी से थोड़ा सा कतराते हैं कि नहीं हिंदी नहीं पढ़ना, हिंदी नहीं पढ़ना। भाई आपको भी थोड़ा नॉलेज बेसिक होना चाहिए, क्योंकि मेंस में भी पेपर हिंदी का भी आता है, या आपके एक रीजनल लैंग्वेज का तो आएगा जो आपको लैंग्वेज 8th शेड्यूल में पसंद है, ठीक। तो इग्नोर नहीं करना है किसी लैंग्वेज को कम्प्लीटली। एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश को तो आप थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। और एक और चीज़, परफेक्ट डोंट्स में सीनियर ने तो ऐसा कहा था। भाई हो सकता है कि आप जहाँ भी तैयारी कर रहे होंगे, आपके आसपास जो सीनियर्स होंगे वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताए होंगे कि ऐसे करो वैसे करो, जो भी है। तो ठीक है, आप उन अगर आपको लगता है कि हाँ उनका कोई बात आपको काम आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अ, मतलब आपको भी दिल से लगता है कि नहीं यार ये तो मतलब समटाइम्स होता है ना, या मैं कहूँगा कि ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा, बट यहाँ पर मैं कुछ गाइडेंस दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि फिर भी इससे अलग कुछ कहा जा रहा है और वो अगर मुझे लगता ठीक नहीं है, आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मत करो ना। सीनियर जैसा कहे वैसा ज़रूरी थोड़े करना। आपको यहाँ तो थोड़े ना सीनियर सिटीजन बनना, आपको सिलेक्शन लेना हो, निकलो यहाँ से, ठीक है, तैयारी करो, बनो आईएएस। क्यों बनना चाहते हो कि सीनियर ने ऐसा कहा था मैं भी वैसा ही करूँ? ज़रूरी नहीं है ना। आप अपने दिल का भी तो सुनो। दिल का मतलब यहाँ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। अब ये दिल वो हार्ट पंपिंग पंपिंग ऑर्गन की बात नहीं चल रही है। आपका कॉन्शियस लेवल भी तो कुछ होगा, कॉन्शियसनेस कुछ सोचता होगा ना, जिसको गट फीलिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करो। व्हाट टू डू, क्या करना है? हाइबरनेट, आइसोलेट हो जाओ, एक्सटेंट इन वाइल्ड हो जाओ, मतलब ज़्यादा लोगों से ना मिलो, ठीक है। मिलो लेकिन किसी को पता ना चले कि तुम क्या कर रहे हो। आपके दिमाग में एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को पकड़ो और पढ़ो, बढ़ो उसी में। आप चाहे फिर दुनिया में किसी से मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस लक्ष्य को हटने मत दो, ठीक है। उस लक्ष्य से अपना नजर मत हटाओ, अर्जुन जैसा बनो। और वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस बी योर नॉइस। बताना नहीं है किसी को कि तैयारी कर रहा हो, चुपचाप से करो, ठीक है, बिना किसी को बताए। हाँ, पेरेंट्स को बता सकते हैं, लेकिन मन हो तो उनको भी ना बताओ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पेरेंट्स को आपने बता दिया है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बढ़िया है। और अगर आपने पेरेंट्स को बता दिया है इस वीडियो से पहले ही, और अगर आपको प्रेशर आ रहा है, समटाइम्स होता है पेरेंट्स को बताने के बाद थोड़ा एक्सपेक्टेशंस हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को आपने बता दिया तो पेरेंट्स ने कहीं रिलेटिव में किसी को बता दिया कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, उससे प्रेशर आता है। वो फिर रिलेटिव वो जो है वो सब पूछने लगते हैं, आप ही सामने मिल गए, आप ही से पूछा जाएगा, अच्छा बेटा सुने थे कि आपके पापा बता रहे थे कि आप ऐसा कर रहे हो। तो भाई एक चीज़ कर दो यहाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेस दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो डिक्लेयर कर दो कि कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सब छोड़ दिया, अब नहीं करना मेरे को, कोई एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहा। फिर भी पूछें क्या कर रहे हो, तो कोई छोटा मोटा ऐसे कुछ नाम वाम बता के छोड़ देना कि मैं सोच रहा हूँ अंकल कि वो मास्टर्स कर लूँ, बीएड कर लूँ, ऐसे कुछ नाम वाम लेके छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि मतलब आप बताने लगो कि देखिए हर किसी को हर चीज़ नहीं बताया जाता। पेरेंट्स तक बताइए, पेरेंट्स को बोलिए भी कि प्लीज़ सब जगह ऐसा शोर ना करें। अगर आपको लग रहा है तो उनको भी मत ही बताओ, चुपचाप से तैयारी करो, बढ़िया रहेगा। स्लीप वेल, बैलेंस स्लीप लीजिए। ऐसा कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देने वाला कि सुबह उठ के पढ़ो या रात को लेट तक पढ़ो, भाई आपकी मर्जी, आपको जिस समय पढ़ना है पढ़ो। लेकिन हाँ, एक स्लीप का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन, अगर आप 6 घंटा सो तो 6 घंटा सो, कभी भी सो, मुझे नहीं पता, रात को 12 बजे नींद है 12 बजे सो जाओ। अगर आपको 7 घंटा सोना 7 घंटा सो, 8 घंटा सोना 8 घंटा सो, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, बट बैलेंस इतना होना चाहिए कि आपका काम हैम्पर ना हो, सिंपल सी बात है। सिलेबस का प्रिंट आउट ले लो, सिलेबस सामने रहेगा, पता रहेगा, सिलेबस एकदम दिमाग में छपना चाहिए। मैं तो प्रिंट आउट करके लेमिनेट भी करा लिया था, अभी यहाँ दिखा नहीं सकता, स्लाइड चल रहा है। पेन, पेन का इस्तेमाल करिए भाई, नोट्स बनाइए, राइटिंग कीजिए, ठीक है। बुक पढ़िए तो बुक, ऐसा नहीं देखो पहली बार पढ़ोगे पहली बार में नोट्स बना लोगे, ऐसा नहीं होगा। बट क्या होगा, पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, वो समझ की चीज़ें जो है नोट्स में लिखो।
हाथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये राइटिंग एग्जाम है भाई। मेंस में आपको 4000 वर्ड लिखना पड़ेगा एक एक पेपर में। तो 4000 वर्ड आपको लिखना, तो उसकी आदत डालोगे कैसे? नोट्स बनाओगे, हाथ से लिखो, हाथ को थोड़ा मेहनत कराओ, प्रैक्टिस कराओ, ठीक है, तो प्रैक्टिस में रहेगा। और एक ही पेन का इस्तेमाल करो और वही कॉन्टिन्यूसली पूरे साल लिखो जैसे भी करना, ठीक है, लेकिन पेन का इस्तेमाल करो, हाथ चलते रहना चाहिए। ओके। रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, रिवाइज के लिए अलग टाइम निकालो, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल ऑफ रिवीजन होना चाहिए। जैसे मान लेते दिन भर पढ़े और रात के टाइम में सोने से पहले रिवाइज कर लिए, या फिर अगले दिन सुबह उठने से पहले उसको रिवाइज कर लिए फिर आगे पढ़े। तो ऐसे कैसे भी एक शेड्यूल बनाओ। पहले दिन से नहीं होगा, पहले दिन नहीं, एक हफ्ता रुक जाओ। एक हफ्ते में क्या होगा, कुछ चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, कंटेंट आ जाएगा। तो उसके बाद एक दिन या तो पूरे रिवीजन का रखो या तो डेली रिवीजन का रखो। डेली रिवीजन का जैसे मान लेते हैं कि आपने सुबह में 6 घंटे की पढ़ाई की, ठीक है, 6 घंटे आपने सीटिंग स्टडी दिया। उसके बाद उस स्टडी के बाद वो थिंकिंग में आपका होना चाहिए, मनन जिसको बोलते हैं, आपके माइंड में वो चीज़ें चलनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली। आपको उस चीज़ को लेकर जीना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि यार 6 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद निकल गए बाहर, बाहर कोई मिल गया तो उसके साथ चाय पे चर्चा हो रही है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या कंटेंट जा रहा है, उसने कुछ बोला, आपने कुछ बताया, कोई कहानी सुनाई, इधर की बातें उधर की बातें, और वो सारा जो है आपने जो पढ़ा था उसके ऊपर एक लेयर बना देगा बड़ा सा। फिर आप कहोगे यार पढ़े थे याद नहीं आ रहा, पढ़े थे याद नहीं आ रहा, इसलिए नहीं याद आता। आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको माइंड में चलाते रहिए, अकेले में बैठिए, और फिर रात के टाइम में एक बार उसी नोट्स को फिर से रिवाइज कर लीजिए। वो चीज़ क्या होगी, वो आपको याद रहेगा उसको। ओके, और शेड्यूल बनाइए, ठीक है। बी हेल्दी, हैव गुड फूड, और जंक वंक खाना छोड़ दो, ठीक है। मर्जी आपकी, फिर भी मैं बोलूँगा, इसलिए क्योंकि भाई कहने से हर कोई थोड़े मानता है। आप अपना देख लो, जो चीज़ें आपके माइंड को, बॉडी को हेल्दी रखे, आप वो चीज़ें खाओ, हेल्दी रहो, क्योंकि आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। टाइम होता है कम। अगला जो प्रीलिम्स आने वाला 2024 वो 26 मई को है, 26 मई को संडे है 2024, उस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला। तो आज से जोड़ोगे दिन तो पता नहीं कितना ही बचा होगा, जो भी है 10 महीने 11 महीने जो भी है, आप एक बार कैलकुलेट खुद ही कर लेना। 10 महीने ही होगा आई थिंक। तो प्लीज़, आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, बीमार हो गए 2-3 दिन आपका चला जाएगा सही। गेट अ पार्टनर, शेयर योर थॉट्स। भाई यहाँ पर फंस जाओगे, ये बात मैं बोल दिया तो लगेगा कि अरे पार्टनर, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टनर वो होता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, ये लोग हो सकते हैं जो भी आप तैयारी कर रहे हो। क्या होता है कि जैसे आप पढ़ोगे पढ़ोगे 7 दिन 8 दिन 10 दिन में स्ट्रेस आ जाएगा, क्योंकि ये तैयारी जो है ना, मैनेजमेंट की तैयारी है, मतलब पढ़ना तो है ही। मैनेजमेंट किस चीज़ का मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम्स ये आने वाले हैं। आप इतना सारा पढ़ोगे, इतनी चीज़ें पढ़ोगे, आप क्योंकि आपकी आदत नहीं बनी है पहले से, तो आपका दिमाग थोड़ा सा तो मतलब प्रेशर लेगा ही, स्ट्रेस आएगा ही कि यार इतना पढ़ना है, ये सब करना है। तो दिमाग में चीज़ें जब जाएंगी तो थोड़ा सा आपको दर्द महसूस होगा। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन स्ट्रेस को आप किससे शेयर करोगे? तो ऐसा कोई पार्टनर होना चाहिए, एक रखो जिससे आप अपने मन की बात कह सको कि यार देखो यार टेंशन है, और वो ऐसा पार्टनर भी हो जो को इग्नाइट करता रहे। वो ये फिर नेगेटिव वाला टाइप नहीं कि अरे यार छोड़ देते यार तेरे से नहीं हो रहा, ये सब ऐसा पार्टनर तो रखना ही मत, ठीक है। ऐसा रखने जो इग्नाइट करे, अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान मत, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है, टेंशन नहीं ले, अरे तू 4 घंटा क्या, तू तो 8 घंटा पढ़ लेगा, ऐसा कुछ है नहीं। और थोड़ा सा आपको कुछ क्या कहते हैं, हंसी मजाक थोड़ा सा करके आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। ऐसा कोई पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, मैंने बोला ना, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट वो आपके लक्ष्य में रुकावट ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल का डायलेमा मत रखना। भाई तैयारी करना शुरू करे हो तो जितना जल्दी हो सके, मैं नहीं करोगे तुरंत ही 2-2.5 महीने 3 महीने में भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। करने के लिए क्या करो, बेसिक्स पढ़ोगे तो खुद ही पता लगे किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना, जैसे 3-4 सब्जेक्ट को ले लेना कि जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ना शुरू किए, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों ही पसंद आ रहा है, हो सकता है तो ये चारों का ही देख लो ऑप्शनल। फिर देखो सिलेबस इसका, फिर देखो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो जीएस में भी मेरे काम आ रहा है, ऑप्शनल में भी काम आ रहा है, और लगभग सिमिलर होना चाहिए, उसका एजुकेटर भी अवेलेबल होने चाहिए। बहुत सारा इसका फैक्टर है। इसके फैक्टर पर अभी मैं वीडियो बनाऊँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि
अपने इंटरेस्ट के आधार पर कि हाँ ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसके एजुकेटर्स भी अवेलेबल हैं, इसका सिलेबस भी ऐसा है कि वो जीएस में भी वर्क करेगा, ऐसे कुछ फैक्टर्स पर आप ऑप्शनल को चूज कर लो। ठीक है। प्रिपेयर रेडीमेड आंसर्स, बट एक बेस लेवल के बाद देखिए, जैसे आप तैयारी जब करोगे ना तो आपको ये अगर लग रहा हो कि भाई एग्जाम में सीधे जाएंगे और क्वेश्चन आएगा हम लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए थोड़ा सा आंसर्स रेडी करना पड़ेगा पहले। मतलब आपने पढ़ा, यार एक बात बताओ, बोर्ड एग्जाम जब तैयारी करते थे कैसे करते थे? आप क्वेश्चंस क्वेश्चंस पहले से तैयार करते थे ना। हम्म? जो सैंपल पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते थे उसको आप पहले से, मतलब पहले तो आप बेसिक पढ़ते थे, बुक से पढ़ लिए या टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद आप सैंपल पेपर्स करते थे, पुराने क्वेश्चन पेपर्स करते थे, तो उसके आंसर्स आप बनाते थे। ठीक है। और फिर उस आंसर जो बना हुआ रहता था उस आइडिया को लेकर के आप नए आंसर, मतलब जो आप जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो वहां पर क्वेश्चन आता है, फिर आप पुरानी जो आप पढ़े थे, जो आपने आंसर की प्रैक्टिस की थी, वहां से आइडियाज लेके आप बनाते हो आंसर, वहां लिखते हो। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है आपको, तैयारी के दौरान ही बहुत सारे कंटेंट्स को आपको रेडी करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का, फिर ऐसे के लिए कोटेशन, ये सब रेडी रखो। ठीक है। अचानक नहीं कि मतलब सीधे एग्जाम में गए और सीधे क्वेश्चन आया और आपको पता है कि ऐसे करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको बेसिक लेवल का पहले से रेडी करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि पहले दिन से करना, बेस लेवल मतलब 3-4 महीने की तैयारी जब हो जाएगी, आपको कुछ बेसिक आइडियाज होगा किसी एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का, फिर आप ये कर पाओगे इजिली। ठीक है। फिर आप अपनी स्टडी का ट्रैक रखो, टाइम टेबल चेक करो अपना। टाइम टेबल चेक करने के लिए आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन में काउंट डाउन टाइमर लगाओ या टाइमर्स लगाओ, या उसमें बहुत सारे ऐप्स आते हैं कि स्टडी टाइमर को ट्रैक करता है कितनी देर आप स्टडी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना। डायरी रखो, उसमें अपने डूज एंड डोंट्स लिखो, क्लियर लिखो। डायरी में डेली रूटीन लिखो कि आज का टारगेट मेरा ये है, कल ये करना है। प्लान्स बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी में कि ये वाला पहले, ये वाला बाद में, पहले ये टॉपिक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके। अगर आपके प्लान में ये भी है कि मान लेते हैं कि आपने दिन में पढ़ा और शाम को आपका प्लान है कि जाना मूवी देखने, तो जस्ट गो। अब आपको वो समय मूवी के लिए मना किया, भाई मूवी देखने का मतलब मैंने बोला ना कि कोई अच्छी सी मूवी आपको पसंद आ रहा है तो घर में ही लैपटॉप पर या मोबाइल पर देख लिए, वो ठीक है। अब आप थिएटर में भी जा रहे हो तो मैं तो कहूँगा अकेले ही जाओ। ठीक है। बट अगर वो प्लान का हिस्सा है आपके कि हाँ आज प्लान रखे हैं, आज अगर प्लान रखे हो तो जाओ। लेकिन अगर वो प्लान में नहीं है तो वो मत करो, चाहे कोई कुछ भी कहे। समटाइम्स होता है कि आपने प्लान में रखा है कि शाम को आज पढ़ना है और आपका दोस्त ने फ़ोन कर दिया कि आ जाना यार मूवी देखते हैं, तो आप बोलो कि प्लान में नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा ये होता है कि दोस्त वोस्त थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, बट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्या क्या करें। मेक अचीवेबल टारगेट्स इन द बिगनिंग। अब शुरू में ही ऐसा टारगेट मत बनाओ कि 15 घंटा पढ़ना है। टारगेट रखो कि जो अचीव हो सके, इससे क्या होगा, आदत बनेगी। कुछ दिन बिगिनिंग में आप अचीवेबल टारगेट रखो कि आज 3 टॉपिक पूरा करना है और वो हो जाएगा। हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ मेरे से हो रहा है। फिर 3 के बाद बढ़ाओ, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, ऐसे कर करके बढ़ाओ। 1 महीने 1.5 महीने में आपका टारगेट जो है वो बढ़ने लगेगा। फिर आप बड़े टारगेट्स भी सेट कर सकते हो। देखो बड़े टारगेट को ही छोटे छोटे में डिवाइड करना है और मल्टीपल छोटे छोटे टारगेट्स रखना है, वही बड़ा टारगेट होता है। ठीक है। तो आप लॉन्ग टारगेट्स ऐसे रख सकते हो, पॉसिबल है। एग्जाम का मीडियम, भाई अपनी चॉइस पर। मैंने इंग्लिश चूज़ किया था, आप अपने कंफर्ट लेवल से चूज़ कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए वही सलाह है कि भाई इंग्लिश, जैसे हिंदी वालों के लिए इंग्लिश को कम्प्लीटली इग्नोर मत करो, क्यों, मेंस में आता है, बेसिक नॉलेज चाहिए। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी भी कम्प्लीटली इग्नोर मत करो। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होना चाहिए, भाई अपने चॉइस पर। मैंने इंग्लिश चूज़ किया था, अगर आपको लगता है इंग्लिश आप ठीक ठीक लिख सकते हो लिखो, अगर आपको लगता है हिंदी में आप कंटेंट लिख सकते हो लिखो। ठीक है। इसमें एक फैक्टर बस देखना, मटेरियल कौन सा इजिली अवेलेबल है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर काम करता है। मान लेते हैं आपने चूज ही कर लिया कि हिंदी, लेकिन अगर मटेरियल सारे के सारे उपलब्ध इजिली नहीं हो पा रहे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो फिर आपको एक टाइम बाद फील होगा कि अरे यार क्या ही लैंग्वेज में चूज कर लिया। ठीक है। देखिए मतलब इस पर बहुत देर तक डिबेट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। अब कोई अगर पकड़ ही ले कि यार मेरा हिंदी मीडियम था, इंग्लिश में लिखना तो मेरे लिए लगभग टफ वर्क है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझसे कोई कहे कि हिंदी में, तो भाई हिंदी में कंटेंट है मेरे पास, प्रॉब्लम है कि मेरा हाथ जो है वो हिंदी राइटिंग नहीं लिख पाता है, मेरा अंगूठा जो है टूटा हुआ है, मेरा जो राइट हैंड का अंगूठा है, थंब है, वो फ्रैक्चर्ड है। तो हिंदी में जैसे तैसे लिख लेता हूँ, वो बेसिक, वो जो मेंस का जो पेपर है वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर
कहे कि सारे के सारे पेपर्स हिंदी में लिखो तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इंग्लिश में बड़ी मुश्किल से राइटिंग बैठा हूँ, मतलब अंगूठा जो है वो फ्रैक्चर इस वजह से। 6 महीना तो लगा मुझे अपनी राइटिंग पहले वापस पाने में, और आज तक मैं अपनी पुरानी राइटिंग नहीं वापस पाया हूँ। एक अच्छी लिख लेता हूँ, बट होता नहीं जो पहले लिखता था, मतलब अंगूठा जब ठीक था मेरा, उस समय की राइटिंग आज भी मेरे, मतलब मैं नहीं बना पाया हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम आई है मुझे, मतलब तो हिंदी इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। बट ठीक है, जो भी जिस लैंग्वेज में लिखना चाहे भाई, अपना लैंग्वेज खुद ही चूज़ कर लीजिए। कुछ लोग रीजनल वाले भी होंगे, गुजराती, कन्नड़, ये सब भी लिखते होंगे, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रैटेजी जो हम रिकमेंड करते हैं, देखते हैं क्या है। पहले फेज में क्या करना है, बेसिक प्रिपरेशन। बेसिक प्रिपरेशन मतलब एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक वाला, ठीक है। बेसिक में क्या होगा कि आप पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे सब, वो मैं बाद में आगे बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट पहले पकड़े, उसके लिए सोर्स क्या है, वो बेसिक प्रिपरेशन में बताऊंगा, बट फेज 1 में यही है। और जब आप वही बेसिक प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, वहीं पर आपको आपका चॉइस हो जाएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है। आपको समझ में आएगा ना कि हाँ ये चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं है, या ये कंटेंट कितना है, मतलब होता है ना, पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर आप वहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फेज 2 में मेंस और ऑप्शनल प्रिपरेशन दोनों करना है। मतलब जैसे मान लेते अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, तो अब जुलाई थोड़ा सा और पहले से करना था, बट ठीक है, मान लेते जून जुलाई चल रहा है, जुलाई अभी आ ही गया, जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक आप प्रिपरेशन करते हो, बेसिक प्रिपरेशन, पहले पूरा सिलेबस कर लिए, या उस समय नहीं तो आप नवंबर दिसंबर तक ही चलो करते हो। फिर आपका मेंस और ऑप्शनल प्रिपरेशन, एक बात ध्यान रखना, ये इस बेसिक प्रिपरेशन में ऑप्शनल भी साथ में चलता है। ऑप्शनल को आप शुरू से ही नहीं छोड़ सकते। जैसे बेसिक प्रिपरेशन करने के दौरान ही आपको जब ऑप्शनल पता लग जाता है, तो आप उसका तैयारी एक साइड से शुरू करते हो कुछ टाइम निकाल के, तो एक हद तक आपका ऑप्शनल भी रेडी हो जाएगा। दिसंबर जनवरी से आप शुरू कर देते हो मेंस और ऑप्शनल प्रिपरेशन मार्च तक, और वहां से आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन फिर करते हो फेज 3 में। मार्च से लेकर के जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होता तब तक वो प्रैक्टिस होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिन भर में 2-3 पेपर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके अगर एक महीने में तो मतलब 30 3 9 90 पेपर्स आप लगाते हो। 90 पेपर्स मतलब हर पेपर में 100 क्वेश्चन, तो 9,000 क्वेश्चन। अगर आप 3 नहीं तो कम से कम 2 तो टेस्ट दो, 2-2 घंटे का टेस्ट होता है तो आप कर सकते हो, तो उसमें प्रीलिम्स प्रिपरेशन होता है। फेज 4, क्योंकि प्रीलिम्स खत्म हो गया तो उसके बाद जो मेंस आने वाला है सितंबर में, तो उस बीच में जो प्रिपरेशन होगी वो मेंस की प्रिपरेशन होगी, फिर मेंस खत्म होगा उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। दो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी है, सिलेबस को बिल्कुल याद रखो और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ज़रूर सॉल्व करो। यही दो चीज़ है। आगे फिर मैं एक स्लाइड में बताऊंगा कि प्रिपरेशन में दो ही चीज़ चाहिए कंपलसरी, केवल दो ही नहीं और भी चीज़ें हैं, बट ये दो चीज़ तो कंपलसरी चाहिए। बेसिक स्टडी कैसे करोगे, वही एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, मल्टीपल सोर्स मत रखना। अगर लक्ष्मीकांत पढ़े हो, डीडी बसु मत पढ़ना। अगर संजीव वर्मा इकोनॉमी के लिए पढ़ते हैं तो रमेश सिंह नहीं पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लेते किसी एक एजुकेटर का हमने लेक्चर देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रतीक सर का हिस्ट्री देख लिया, तो ज़रूरी नहीं कि अब आप अवध ओझा सर का भी हिस्ट्री देखोगे, किसी एक का चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे। अपने टारगेट्स को ट्रैक करो, जितना टारगेट आप बना रहे हो उतना हो रहा है कि नहीं पूरा, वो ज़रूरी है। 25 घंटा पर डे नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। क्या करना है देखते हैं क्या क्या है सब्जेक्ट्स। पहले तो पेपर 1 लैंग्वेज 300 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग होता है। 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से कोई एक चूज कर लो, ठीक है। 8 शेड्यूल में इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना है, इंग्लिश के लिए अलग है। पेपर बी इंग्लिश का होता है, 300 मार्क्स क्वालिफाइंग है। फिर पेपर 1 होता है एसए 250 मार्क्स का, जिस मीडियम में वो एग्जाम दोगे उसी मीडियम में आपको एसए लिखना है, मतलब हिंदी मीडियम अगर है तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में। पेपर 2 से लेके 5 तक वो GS 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। GS 1 2 3 4 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, तो ये टोटल मिला के 1000 मार्क्स का। पेपर 6 और 7 ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 250 मार्क्स के होते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, GS 1 में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर। अब हिस्ट्री में भी कई पार्ट्स है, ज्योग्राफी में कई पार्ट्स हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। GS 2 में इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS 3 में इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। GS 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये सब सब्जेक्ट्स हैं आपके। करंट अफेयर्स, भाई ये तो एक अलग ही आ, मतलब प्रजाति का सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे। और सी सेट पेपर 2 जो होता है प्रीलिम्स में, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट,
भाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। पहले तो इतना इंपॉर्टेंस उसको नहीं मिलता था, आजकल ये बाराती के फूफा जी हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए इनको, मानते ही नहीं है। स्टडी मटेरियल, सिलेबस कवरेज, मतलब स्टडी मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, सिलेबस कवरेज हो, पीएचडी ना कराए कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लोवे का किताब ले लिए 1000 पेज 1200 पेज वाला और ख़त्म ही नहीं हो रहा। मल्टीपल सोर्सेस नहीं करना है। मैंने बताया कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं तो साथ में पूनम दलाल दाहिया, युपिंदर सिंह, सब के सब पढ़े जा रहे हैं। और वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पॉलिसी टू पार्टीशन, सुमित सरकार, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा। ठीक है, स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा तो दोनों उस समय के लिए चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा वास्ट सिलेबस में आता भी है जीएस में। लेकिन और भी जो बुक्स हैं उनको भी हम पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेक मोस्ट कॉन्साइज नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि वन लाइनर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी पोर्शन मत छोड़ो, मेडिएवल हिस्ट्री को भी मत छोड़ो, ये भी बदनाम रहती है कि इससे तो क्वेश्चन ही नहीं आता। एक बार पढ़ाते पढ़ाते क्लास में ही किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला भी था कि सर मेडिएवल हिस्ट्री में तो सिर्फ डेट्स और वॉर्स होता है। मैं बोला ठीक है। तो एक बार मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, इस बार डेट्स और वॉर से कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। बच्चे बहुत खुश थे, सच में उनको लगा कि सिलेबस ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन आएगा ही कहाँ से। जब क्वेश्चन आया था तो उनको भी लगा कि ये पूछ क्या लिए। मेडिएवल हिस्ट्री से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ ताजमहल, और वो सोचने लगे लो ये क्या हो गया। तो ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में केवल डेट्स और वॉर्स नहीं है, प्लीज, ठीक है, बदनाम मत करो इस तरह से, इसलिए कोई पोर्शन मत छोड़ो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर करो, बार बार आपको ये चीज़ तो आएगा, सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर्स आएगा ही आएगा। टेस्ट सीरीज मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया, आपकी अपनी श्रद्धा, ठीक है। टेस्ट सीरीज मतलब जिनकी मैं तैयारी, जैसे मेरे ग्रुप में 105 लोग की तैयारी मैं करा रहा हूँ, उनमें से 2 का हुआ है इस बार। तो आपकी अपनी श्रद्धा, मैंने किसी को भी कभी भी टेस्ट सीरीज रिकमेंड नहीं किया, ना ही मैंने खुद किया, करना ही नहीं, करना ही नहीं। फिर भी आपकी अपनी श्रद्धा, ठीक है, मन हो तो कर देना। करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल में करंट अफेयर्स भी आएगा। टफ मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आंसर को इतना सिंपल रखो कि ना तो एकदम बच्चे जैसा लगे और ना तो ऐसा लगे कि भाई पढ़वाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़े, कि शशि थरूर जी को फोन किया जा रहा है कि सर ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखें कि आप ही समझ सकते हो, या डिक्शनरी खोल के देख रहे हैं, ऐसा मत करो। सिंप्लिसिटी रखो, आम बोलचाल की भाषा जैसे इंग्लिश में ही लिखना है, बट ऐसा लिखो कि वो चीजें उसके समझ में आ जाए। स्टार्ट कैसे करें, बहुत देर बाद बात हुआ इस पर, 40 मिनट बीत गए ऐसे ही। नो योर सिलेबस, अपने सिलेबस को जानो सबसे पहले। शुरू में ही 14 घंटा लेकर मत बैठना कि आज जोश आ गया दम रातों रात और कल सुबह दम रेडी हो गए कि चलो आज सुबह 8 से लेकर के रात 12 बजे तक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, कि 15-16 घंटे लेकर बैठ गए। शुरू करो 3-4 घंटे से, आदत नहीं है ना इसलिए, इतनी आदत तो है नहीं। अगर 3-4 घंटे भी नहीं हो रहा है, 2 घंटे रेगुलर रहो, लेकिन पर डे पढ़ो। हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद फिर इसको बढ़ाओ, ठीक है, गॉट इट। 6 to 8 आवर्स एवरेज एज सून एज पॉसिबल। भाई 6 से 8 घंटे तक पहुंचो। 3-4 घंटे शुरू किया, 2 घंटे से शुरू किया तो ऐसा नहीं कि बस हो गया, ठीक है। जीएस सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करो, ओके। आगे बात करते हैं। 50% से ज़्यादा टाइम आप ऑप्शनल को दो। जैसे मैंने बोला ना कि शुरुआत जब फेज़ 1 से आप करोगे तैयारी, तो उसमें ऑप्शनल आपका सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसी में आप एक टाइम निकाल लो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑप्शनल। 500 नंबर का भाई, ठीक है, 2 ऑप्शनल मिला के 500 मार्क्स का होता है, इसको आप अफोर्ड कर सकते हो छोड़ना नहीं ना, शुरू से ही करो तैयारी। एक तो डिटेल में आपको स्टडी भी करना पड़ेगा, तो जीएस का सिलेबस भी आप कंप्लीट करो, साथ ही ऑप्शनल का भी आप इतना टाइम दो कॉन्टिन्यूस। तैयारी कैसे, एनसीईआरटी से शुरू करो, फिर स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक एक, ज़्यादा नहीं। जैसे एनसीईआरटी में मान लेते हैं कि अगर हम पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 6 से लेकर 12 तक, तो उसके बाद स्टैंडर्ड बुक क्या है, लक्ष्मीकांत बुक, बस हो गया। अब क्या मतलब उसके बाद भी 2-3 बुक्स और ढूंढे जा रहे हैं कि ये कर लेते वो कर लेते हैं, ऐसा मत किया करो।
और बाकी कुछ अगर टॉपिक्स बच जाता होता है, छोटे मोटे कुछ ऐसे टॉपिक्स रह ही जाएंगे जो कि आपको रेगुलर बुक्स में या फिर रेगुलर कोर्सेज में नहीं मिलेगा, इंटरनेट से ढूंढो, रिमेनिंग टॉपिक्स को इंटरनेट पर खोजो, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा उसका। और वो कंटेंट उतना ही निकाल के रखो, जैसे मेंस में 150 और 250 वर्ड में आंसर लिखना होता है मैक्सिमम, उतने एक टॉपिक का उतने लायक कंटेंट निकाल लो, इंटरनेट से हो गया। कोचिंग कॉम्पाइलेशन लास्ट ऑप्शन है, नॉट द फर्स्ट। जैसे लक्ष्मीकांत बुक, ठीक है, पॉलिटी। अब मान लेते हैं किसी कोचिंग ने अपना ही पॉलिटी का कॉम्पाइलेशन निकाल दिया कि ये पॉलिटी का सारा कंटेंट आपको इसमें मिलेगा एक पीडीएफ में, क्या जरूरत है उसका? वो ऑप्शन, वो लास्ट में ऑप्शन रखना उस चीज का, पहले नहीं कि उसी को पहले पढ़ लिए, नहीं, पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, अगर लग रहा है कि हाँ उससे समरी फिर पढ़ लें तो पढ़ो, ऐसे नहीं। मैं तो कहूंगा कि एक्सेप्ट करंट अफेयर्स कोई और कोचिंग कॉम्पाइलेशन मत पढ़ो, करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग कॉम्पाइलेशन पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर की आदत नहीं है, आदत डालने में समय लग जाएगा आपको, तो कोचिंग कॉम्पाइलेशन पढ़ते रहो ना, वो तो काम कर ही रहे हैं, न्यूज़पेपर वो पढ़ करके सारे कंटेंट इकट्ठा कर ही रहे हैं 80-100 पेज में। देखो, हिंदू न्यूज़पेपर पर डे आता है 20 से 24 पेज, 25 पेज ऐसे रहेंगे। अब एक बात बताओ, पर डे 24 पेज पढ़ना 1 से 1.5 घंटे में हो पाएगा? आदत नहीं है, पहले तो समझने में ही लगेगा कि यार कौन सा छोड़ना है कौन सा पढ़ना है, और ये काम कोचिंग वाले करके दे ही रहे हैं, तो क्यों उसमें टाइम देना, अब दो। कोचिंग रियली रिक्वायर्ड, पहला रीजन, फी प्लस टेस्ट सीरीज कॉस्ट। भाई कोचिंग देखो क्या है, यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कोचिंग मत जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या कोचिंग सच में ज़रूरी है? क्या है ना कि एक मार्केट में ट्रेंड चला है, यार बिना कोचिंग किए कैसे होगा, तो बिना कोचिंग किए कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि क्या कोचिंग सच में ज़रूरी है? क्या सेल्फ स्टडी वाले नहीं कर पाते हैं? देखो यार, कोचिंग में फीस ऐसी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये उनके लिए भी है जो अगर चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें तो वहाँ से कर लें, ठीक है, कोचिंग में जिनको जाना जा सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि कोचिंग की ज़रूरत सच में है क्या, उसका रीज़न दे रहा हूँ। पहला, फी और टेस्ट सीरीज, फीस हाई है, टेस्ट सीरीज का भी कॉस्ट होता है, किसी किसी कोचिंग में फीस के अलावा भी टेस्ट सीरीज करने के लिए भी अलग से चार्ज मांगा जाता है, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते करिए, नहीं कर सकते हैं तो मैं अल्टरनेट दूंगा, वेट। स्टेइंग कॉस्ट, अब कोचिंग में मान लिया एडमिशन लिए, अगर ऑफलाइन है तो जा करके वहाँ रहना भी पड़ेगा, और आपको पता ही है रहने का कॉस्ट कितना हाई है। दिल्ली जैसे शहर में रहना खाना पीना ये सब लगभग 20,000 पर मंथ का खर्चा है बेसिक। अब आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोच लो। टीचर्स, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क दोनों। यहाँ पर मैं बस ये बात करूँगा ना, समटाइम्स क्या होता है कि हम कोचिंग में मान लेते हैं किसी एक टीचर को देख करके गए कि ये एक पर्टिकुलर टीचर है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नाम की वजह से हम गए। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो एजुकेटर हमको मिले उनको हम नहीं जानते थे, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते कोई एक कोचिंग XYZ, ठीक है, नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग का सब लोग यही करते हैं यूट्यूब पर, मैं भी यही करूंगा, ठीक है, ऑनलाइन में नाम नहीं लिया जाता है, डिफेमेशन का केस होता है, सेक्शन 499 पता ही होगा, ठीक है। मान लेते कोई कोचिंग XYZ और वहाँ का कोई एजुकेटर है ABC। अब मुझे वो ABC एजुकेटर तो पसंद है, एक ही एजुकेटर जो हमको अच्छा लगता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारे एडमिशन, वो बता ही रहा है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यह आती है कि मान लेते हैं कि उनके अलावा एक टीचर किसी सब्जेक्ट के मिले, मान लेते हैं उनका DEF रख लेते हैं नाम, ठीक है, कोई DEF टीचर है, वो है वहाँ पे, मैं तो ABC के कॉन्सेप्ट्स के अनुसार चल रहा था कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये मैं जानता था इनको, लेकिन DEF से मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे यार इनसे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन कोचिंग में तो मैंने पैसा दे दिया। तो ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर हमें पसंद है, कोई टीचर हमें पसंद नहीं आए, या उनका टीचर का पढ़ाना हमें पसंद नहीं है। पढ़ाना पसंद ये नहीं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहे हैं, सब टीचर अच्छे हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि हम किन से कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग किन से समझने की कोशिश कर रहा है या किन से समझ पा रहा है इजिली, ये डिपेंड करता है। तो ये भी एक ट्रैप है। टेस्ट सीरीज फ्री, कोचिंग अगर ज्वाइन नहीं भी किए ना, फ्री में टेस्ट सीरीज बहुत सारे अवेलेबल है, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज ये कर लो, मैं तो टेस्ट सीरीज कभी रिकमेंड ही नहीं करता, ये तो नाम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गोली मार दूं मैं, मतलब किसी को नहीं कोचिंग मटेरियल बहुत सारे, इन्फिनिट कोचिंग मटेरियल,
एक तो आपके पास बुक है ही पढ़ने को। एक मेरा स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी में करा रहा हूँ उसको, ठीक है, वो कुछ समय के लास्ट ईयर वो कोचिंग गया था, ठीक है, तो कोचिंग में उसको क्या करा रहे थे, कोटा गया था कोचिंग में। अब कौन सा कोचिंग था वो नहीं बताऊंगा। अब कोचिंग वाले जैसे एनसीईआरटी बुक्स तो है ही बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो बुक स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, बट कोचिंग वाले अपना मटेरियल देते हैं कि ये वाला मेरा मटेरियल है, इतने पेजेस का है, 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज, जो भी है। अब कैंडिडेट जो है वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स, ये सब छोड़ के मटेरियल पढ़ता है। अब आप एक बात बताओ, आपको एक जगह मिल रहा है डिटेल, आपको समझने के लिए कनेक्टिविटी पूरा एक बुक में मिल रहा है, लेकिन उसमें से निचोड़ बस निकाल करके आपको दे दिया। लेकिन क्वेश्चन अगर लॉजिकल आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, तो केवल समरी का वन लाइनर आपके काम तो नहीं आएगा ना। तो इन्फिनिट कोचिंग मटेरियल ये भी एक प्रॉब्लम है। पहले से ही स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज हैं, और उसके अलावा भी कोचिंग वाले अपना एक पीडीएफ देते हैं कि ये हैंड आउट लो, ये वाला काम करेगा, ठीक है। कुछ हैंड आउट तो बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा मृणाल सर का। मुझे नहीं लगता मृणाल सर से बेहतर कोई हैंड आउट बनाया होंगे। मेरी नज़र में मृणाल सर का दिखा है मेरे को, और हैंडआउट्स मुझे जो दिखे अब तक वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे लिए भाई कोचिंग क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। मेरे लिए भाई, इसलिए पैसा नहीं मेरे पास सीधी सी बात, कोचिंग में ज्वाइन करने का पैसा नहीं है, चलो। लेकिन हाँ, मैंने यही बोला, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया भी है, आप अपने इच्छा, इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार जाइए, आपकी मर्जी। थैंक यू। वर्क हार्ड अलॉन्ग विद स्मार्ट वर्क इन राइट डायरेक्शन, नो बडी टेल्स दिस। हार्ड वर्क करना है स्मार्ट वर्क के साथ, राइट डायरेक्शन में करना है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है। बस सब करा रहे, ये कर लो, मैं कर रहा हूँ, ये कर लो, ये कर लो, करते रहो बस। कैसे करना वो पता ही नहीं है, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। यूपीएससी क्या है, ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट है एग्जाम से ज़्यादा। मैनेज क्या करना है भाई, पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ स्ट्रेस मैनेज करना है, प्रॉब्लम्स आएगी, चैलेंजेस आएंगे, उसको मैनेज करना है। मैनेज योर स्ट्रेस, हैव ऑप्टिमल स्ट्रेस, बट डोंट बी केयरलेस एट ऑल। स्ट्रेस को मैनेज करो, थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए पढ़ाई का, अब एकदम केयरलेस मत हो जाना, छोड़ो जाने दो, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ये नहीं करना। स्ट्रेस होना चाहिए कि हाँ यार पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, ये करना है, ये टॉपिक है, केयरलेस नहीं होना। अपने स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। जो पार्टनर मैंने बताया था ना, पार्टनर कोई भी हो सकता है, मैंने बोल दिया पहले ही, बार बार मत पूछो। चलो, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब क्या क्या ज़रूरी है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, एटलीस्ट इन तीन में से एक तो है, तभी ये वीडियो आप देख रहे हो। इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये वीडियो आप देख रहे हो। स्प्रिंग फाइल, A4 पेपर्स, स्टेपलर, पंच मशीन, पेन, पेंसिल, नोटबुक। नोटबुक लेना था अनरूल्ड, लाइन नहीं होना चाहिए उस पर, बिल्कुल सादा। पेन, प्रीलिम्स के लिए बॉल पॉइंट पेन ब्लैक में, और मेंस के लिए बॉल और सेमी जेल पेन ब्लू और ब्लैक में। एग्जामिनेशंस कौन कौन से होंगे, प्रीलिम्स में पेपर 2 CSAT 33% क्वालिफाइंग होता है, 80 क्वेश्चन होंगे, 2.5 नंबर के एक, 200 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन, 2 नंबर के, 200 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव। कट ऑफ जो है 100 से नीचे रहा है पेपर 1 में 2020 के बाद। 2020 में आई थिंक कट ऑफ था 92.51, 2021 का कट ऑफ था 87.54, और 2022 का कट ऑफ 88.2, आई थिंक 88.2 ही है, हाँ। 2023 में कट ऑफ भी इतने ही के रेंज में रहने वाला है, कोई ज़्यादा नहीं, 100 से तो नीचे ही रहेगा, आप इतना समझ लो। मतलब आप 45% या 48% भी ला रहे हैं अगर टोटल, तो आपका क्वालिफाइड है। मतलब 100 मार्क्स अगर आप ले आए ना, आप इन हो, लेकिन CSAT भी क्वालिफाई कर लेना। मेंस में लैंग्वेज एंड इंग्लिश, वो पहले बता दिया हूँ, क्वालिफाइंग है। अगर ये क्वालिफाई नहीं किए तो मेंस का बाकी कॉपी चेक नहीं होगा। ऐसे 250 मार्क्स का होता है, GS 1 2 3 4, 250 मार्क्स का एक, तो टोटल 1000 मार्क्स। ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, 250 नंबर का 2 2, तो 500, तो इतने मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। सिलेक्शन जो है 45% पर हो जाएगा लगभग, और टॉपर का 52%, मतलब 52% अगर आप ले तो रैंक 1। रेंज वही 45 से 52, ±2 लेके चल रहा हूँ, कभी कभी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल बट इट इज फंडामेंटल। मैंने पहले ही बताया, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अपना बेसिक्स नहीं भूलता। बेसिक्स पर कमांड रखो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी स्मार्ट है, आपको थोड़ा सा स्मार्टर होना पड़ेगा, तभी पार करोगे।
और बच्चे करते ही हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं हो रहा है, कोई अजूबा चीज़ है, हो रहा है। लक कैन नेवर लेट यू डाउन इफ़ यू वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करते हो तो आपको लक कभी भी हरा नहीं सकता, ठीक है। अप्रोच कैसे करें? पहला डिस्क्लेमर सुन लो, लर्निंग डिवोटी जो है हमारा चैनल जो है किसी भी कोचिंग, एजुकेटर या स्टडी मटेरियल को स्पॉन्सर नहीं कर रहा। मेरा रिकमेंडेशन उनके लिए केवल इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि ये सब इस परीक्षा के तैयारी के लिए एक अच्छे स्रोत हो सकते हैं। Learning Devotee does not sponsor any coaching or any educator or any study material. My recommendation about them is just because I believe that they are good sources for preparation of this examination. Thank you. सबसे पहले स्टार्ट करना है ज्योग्राफी से। मेरा अप्रोच रहता है जो ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है? एनसीईआरटी है, जीसी लियोंग है, माजिद हुसैन, सविंदर सिंह, भाई ये सब मार्केट में अवेलेबल सोर्सेज है ये सब। मेरा रिकमेंडेशन क्या है? सुदर्शन गुर्जर सर का लेक्चर अगर यूट्यूब पर अवेलेबल हो ढूंढ लेना, शायद मिल जाए। और अगर नहीं मिल रहा तो आप एनसीईआरटी से शुरू करो 6 to 12 और उसके बाद जीसी लियोंग को पढ़ लो, स्टैंडर्ड सोर्स। माजिद हुसैन, सविंदर सिंह के बुक्स को मतलब देखना भी पाप है, वो ऑप्शनल वालों के लिए रहने दो, मतलब इसको हाथ ही मत लगाना, देखना ही नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लिया और जीसी लियोंग पढ़ लिए लगभग काम हो जाएगा। बाकी रहा तो देखो, कुछ चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने टाइम में कुछ ऐसा टॉपिक मिलेगा, कुछ नई चीज़ मिलेगी, अरे ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिखा, ये तो जीसी लियोंग में नहीं दिखा, तो उसके लिए क्या कितना बुक ढूंढोगे? तो वो टॉपिक एनसीईआरटी पर ढूंढो, सॉरी वो टॉपिक यूट्यूब पर ढूंढो। यूट्यूब पर उस टॉपिक से रिलेटेड सुदर्शन सर ने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, ढूंढिए मिलेगा। थोड़ा सा तो आप हाथ पर मारोगे ना। अब सब कुछ मैं ही बताऊं क्या है? रसगुल्ला खिलाऊं चम्मच से? अब ज्योग्राफी जो है कुछ हिस्से में डिवाइडेड है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी लास्ट में अगर एकदम शक्ति बच जाए ना, फिर जैसे थक जाओगे ये तीन ऊपर वाला करते करते, लास्ट में जब ताकत वाकत बच जाए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर लेना, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। इन सब के लेक्चर्स आपको सुदर्शन गुर्जर सर का ढूंढना, नहीं मिला तो ये 6 to 12 और जीसी लियोंग ये जरूर करना। मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, और इन दोनों के साथ साथ वर्ल्ड मैपिंग करना, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग बड़ा काम आएगा। मैप में जब जगह और पूरा वर्ल्ड आपके दिमाग में छप जाएगा ना, तो ये दूसरे सब्जेक्ट्स में काम आने वाला। कोई भी सब्जेक्ट में जहाँ भी प्लेसेस के नाम कहीं आएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये प्लेस यहाँ है, ये कंट्री यहाँ है, ये सिटी यहाँ है, ठीक है। कौन सा लैटिट्यूड के ऊपर है, कौन सा लैटिट्यूड के किस नीचे है, नॉर्थ में है, साउथ में है, किधर है, तो ये वर्ल्ड मैपिंग सबको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले बोला ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। बुक्स जो मैं रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी, जीसी लियोंग और एटलस अच्छी क्वालिटी का ले लेना। अब कौन सा अच्छी क्वालिटी का देख लेना है, ऑक्सफोर्ड सबसे ज़्यादा ये लोग बोलते रहते हैं मार्केट में, देख लेना। इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी से शुरू करो 9 to 12, क्योंकि 9 से नीचे इकोनॉमी की बुक नहीं आती। तमिलनाडु बुक्स भी आप पढ़ सकते हो 11-12 का। मैं रिकमेंड करता हूँ मुन्नाल पटेल सर का लेक्चर्स, मिल गया इंटरनेट पर तो देख लो, मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं, ठीक है। मुन्नाल सर आजकल अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट पे ढूंढो, मिल गया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब कैसे ढूंढना है हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, जाओ। लेकिन मुन्नाल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। या मैं रिकमेंड करता हूँ बुक्स तवा यूट्यूब चैनल है, एकदम फ्री में आपको मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का। यूट्यूब पर जाओ, बुक्स तवा चैनल को ढूंढो, इकोनॉमी का उसमें प्लेलिस्ट है, देख लो, बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उन सर का नाम मुझे नहीं पता, नाम शायद बताया भी नहीं था, बट वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। को जब मेरा लेक्चर खुद का लॉन्च होगा ना, फिर मेरे से पढ़ना। अभी मैंने अपना लेक्चर लॉन्च नहीं किया, फिर इन लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों लूंगा, फिर अपना पढ़ाऊंगा। मेरा पसंद है तो पढ़ना, नहीं पसंद है चले जाना। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है जो लोग बताते हैं मार्केट में? रमेश सिंह की किताब पढ़ लो। भाई मैं रिकमेंड करता हूँ संजीव वर्मा की ये किताब है इंडियन इकोनॉमी। मैंने रमेश सिंह को खरीदा था, मतलब रमेश सिंह की बुक को खरीदा था, और बुक को खरीदने के बाद वो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ होगा, आई थिंक किसी कार्टून में ऐसे ही डाल दिया या फिर कहीं रखा होगा, मतलब वो डम्प्ड ही है कहीं। संजीव वर्मा की किताब अच्छी थी, मैंने पढ़ा उसको, वो मेरे को अच्छा लगा। करंट अफेयर्स का पोर्शन कहाँ से करें, उसका भी करना पड़ेगा। कैसे? बजट इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो आप कोचिंग कॉम्पाइलेशन से आप कर सकते हो,
ठीक है, एनीवन। अब मान लेते हैं किसी कोचिंग का अगर आप कर रहे हो, कोई भी एक कोचिंग का, मैं रिकमेंड कर देता हूँ विजन का। विजन मुझे अच्छा लगा, ठीक है, और भी हैं अच्छे, बट विजन काफ़ी समय से एक अच्छा कॉम्पाइलेशन देता है। मैंने पहले ही बोल दिया कि स्पॉन्सर मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, मेरी नज़र में जो ठीक लग रहा है मैंने बताया बस, बाकी आप देख लो। मल्टीपल सोर्सेस फॉलो मत करो, डोंट डू डोंट डू डोंट, डोंट मतलब डोंट। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी से शुरू करो, 6 to 12, ठीक है, बेसिक्स आपको दे देगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि कई कैंडिडेट्स को तो लोकसभा राज्यसभा का अंतर ही नहीं पता है, विधानसभा क्या होता है पता नहीं, विधान परिषद क्या पता नहीं है, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी तक नहीं जानते, जबकि वोट वोट देते रहते हैं ये सब। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। फिर डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी इन लोग का भी नहीं पता। डेमोक्रेसी का वही डेफिनेशन रटते रहते हैं, वही अब्राहम लिंकन साहब वाला कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, पता नहीं बाय द पीपल पहले कि ऑफ द पीपल पहले, बट ये कोट ही वो लोग बोलते रहते हैं। डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है वो पता ही नहीं है। तो ये सब बेसिक पहले एनसीईआरटी से ले लो, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत बुक, मैं का रिकमेंड करता हूँ भाई, लक्ष्मीकांत बुक। और क्या ही सोर्स है, पॉलिटी गवर्नेंस की बुक लिखे हैं सर ने, मतलब लक्ष्मीकांत सर ने लिखा हुआ है भाई, पढ़िए, बढ़िया बुक है। और क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, सिद्धार्थ अरोड़ा सर का लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर है, आई थिंक 33 आवर्स में पॉलिटी बुक पूरा पढ़ा है, लक्ष्मीकांत बुक, ढूंढ लो। अब सर्च कैसे करते हैं, खुद ही ढूंढो ना। अदर सोर्सेस, भाई बुक्स तवा चैनल बहुत बढ़िया पढ़ा है, उनका भी मैं देखा हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मल्टीपल सोर्सेस मत करो, एक में बिलीव करो। अगर आपको लगता है सिद्धार्थ अरोड़ा सर, गो विद दैट। अगर आपको लगता है बुक्स तवा चैनल चाहिए, उसके लिए कोई एक, सब दोनों मत करना कि सिद्धार्थ अरोड़ा सर से भी पढ़ लिए, बुक्स तवा वाले से भी पढ़ लिए, नहीं, टाइम बचे तो कर लेना। देखिए मेरा रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें जो शुरू से लेकर अब तक बताया ना, सब रिकमेंडेशन है, एडवाइस। और आपको पता हो जब पॉलिटी में पढ़ोगे ना, रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, बस वही है, नॉट बाइंडिंग। करना है करो, नहीं करना मत करो, मेरे से मत पूछो, मैं इतना बता रहा हूँ। उसके अलावा ये मत पूछो कि मुझे सर कमांड कर दीजिए कि मैं क्या ही करूँ। मैं एडवाइस कर सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ, मन है जो उठाना उठा लो, जाओ, बाय। बाय नहीं हो गए। हिस्ट्री, हिस्ट्री में हिस्ट्री के पार्ट्स, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये तो खत्म ही नहीं होता। ये तो खुद ही खत्म नहीं होता, इतना सारा पार्ट्स और बन गया। एंशियंट से शुरू करो, क्यों, सीक्वेंस में पढ़ो। मैं खुद जब बैठा था मॉडर्न पढ़ने के लिए, तो मॉडर्न का स्टार्टिंग जब पढ़े बैटल ऑफ पलासी, तो फिर समझ में आया कि बैटल ऑफ पलासी से पहले बंगाल, मतलब बंगाल में गवर्नर सिराजुद्दौला था, वो कैसे बना, फिर उसका हिस्ट्री पढ़ो। फिर वो जब पढ़ने गए तो मालूम पड़ा कि यार उससे पहले मुगल्स का भी शासन हुआ करता था, जो कि बंगाल तक भी, फिर बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ। फिर लगा कि यार अब उसी बीच में वो मराठास वाला भी आया, फिर मराठा हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेडिएवल, मतलब फिर लगा कि यार मॉडर्न तब समझ में आएगा जब मेडिएवल वाला कंप्लीट होगा। मेडिएवल पढ़ने जब बैठे स्टार्टिंग से, तो पाल प्रतिहार, वो फिर हर्षवर्धन वाला है कि हर्षवर्धन पता होगा तब पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट और कन्नौज ये सब समझ में आएगा। फिर मैं सोचा तो सीक्वेंस में वही पढ़ो, एंशंट शुरू से पढ़ो, पाषाण काल से, आदि मानव से, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। सोर्स क्या है, आर एस शर्मा जी की बुक है, पढ़िए। इस बुक के साथ, ये तो पढ़ोगे, इस बुक के साथ बुक्स तवा चैनल, यूट्यूब चैनल मैंने बताया, एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा है। इसके अलावा अगर मान लेते बुक्स तवा से नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मैं मल्टीपल सोर्स बता देता हूँ, कोई एक सोर्स को फॉलो कर लेना, ठीक है। प्रतीक नायक सर लेक्चर्स मिल जाए इंटरनेट पर, बढ़िया। अवध ओझा सर का मिल जाए, बढ़िया, जो मिल जाए ले लो, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री सोर्स सतीश चंद्र बुक। मेडिवल हिस्ट्री को अभी तक बुक्स तवा चैनल नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाकी जो दो टीचर्स हमारे, प्रतीक नायक सर और अवध ओझा सर, इनके लेक्चर्स मिल जाते हैं अगर, तो कर लीजिए, बढ़िया पढ़ा है दोनों। कोई एक ही करना है, सब नहीं करना है कि इनका भी कर ले उनका भी कर ले, ऐसा नहीं है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, आप देख लें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भाई सोर्स है बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, मैं कहूँगा दोनों बुक पढ़ लेना, दोनों, प्लीज दोनों ही पढ़ना, काम का है। इसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, वही बुक्स तवा चैनल, यूट्यूब, यूट्यूब पर मिल जाएगा। प्रतीक नायक सर का लेक्चर इंटरनेट पर मिल जाता, और अवध ओझा सर का लेक्चर इंटरनेट पर मिल जाए, मतलब जो मिल जाए ले लो। वर्ल्ड हिस्ट्री भाई सोर्स अर्जुन देव,
अर्जुन देव की किताब है। और प्रतीक नाथ सर का लेक्चर अगर मिल जाए इंटरनेट पर, या अवध ओझा सर का लेक्चर मिल जाए इंटरनेट पर, यूजुअली क्या है ना कि मुझे मिला नहीं है, बट आप ढूंढ लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा, मैं क्या बताऊं, इसका सोर्स मुझे ठीक से मिला नहीं है, लेकिन अर्जुन देव की बुक मैंने पढ़ी थी, अच्छी बुक है, मुझे बढ़िया लगा, मजा आया। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 12th। अच्छा एक और चीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे मैंने यहाँ पर आरती छावरी मैम का नाम लिखा पोस्ट इंडिपेंडेंस में, आप एक बार ढूंढना जरा, आरती छावरी मैम ने पढ़ाया क्या वर्ल्ड हिस्ट्री, वो भी अच्छा पढ़ाती। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसके लिए एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक है, आई थिंक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ही आई थिंक बुक का नाम है, देख लेना। मैं रिकमेंड करता हूँ प्रतीक नाथ सर का लेक्चर, अगर इंटरनेट पे मिल गया, या फिर आरती छावरी मैम का लेक्चर आप देख लेना, ठीक है, ये भी अच्छा पढ़ाएंगे। आर्ट एंड कल्चर, इसका एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एक बुक 11th क्लास की बुक है, और प्रतीक नाग सर का लेक्चर अगर इंटरनेट पे मिल गया, मेरे ख्याल से प्रतीक नाग सर का लेक्चर है यूट्यूब पे, एक बार आप ढूंढना जरा, आर्ट एंड कल्चर बाई प्रतीक नाग सर, मिल जाएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या करें, सोर्स शंकर आईएएस बुक या रवि पी अग्रहरी बुक, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, रवि पी अग्रहरी बुक मुझे शंकर आईएएस से ज़्यादा अच्छी लगी, बढ़िया बुक है, रवि सर ने लिखी है, अच्छी लिखी है। अगर सुदर्शन गुर्जर सर का लेक्चर मिल गया तो सोने पर सुहागा, बहुत बढ़िया, ढूंढना, शायद इंटरनेट पे मिल जाए। सिनॉप्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल ने भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है, वो भी ढूंढो, मिल जाए। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स ही नहीं है, टेक्नोलॉजी की किताब छापा ही नहीं एनसीईआरटी, तो कहाँ से भाई, बेसिक साइंस पता हो, स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, करंट अफेयर्स। लेकिन इसके लिए एक सर हैं, रवि सर, रवि पी अग्रहरी सर, उन्होंने बुक लिखा, बढ़िया बुक लिखा, और इंटरनेट का इस्तेमाल करो इसके लिए, ठीक है। इंटरनेट पर बहुत सारा चीज़ मिलता है यार, और कहाँ, सिनॉप्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल ने भी इसको पढ़ाया है, एक बार ढूंढो। मुझे नहीं पता पेड कर दिए होंगे या नहीं, बट जिस टाइम मैं देखा था उस टाइम फ्री था, मैंने इसको फ्री में देखा था, बट एक बार चेक कर लेना, पेड भी होगा, ज़्यादा नहीं होगा यार, 400-500 का बस कोर्स है। रवि सर ने भी शायद यूट्यूब पे पढ़ाया है, इनका भी मैंने 21 लेक्चर्स का आई थिंक बनाया है प्लेलिस्ट, एक बार देखिएगा। और करंट अफेयर्स पोर्शन कहाँ से करोगे, कोचिंग से, कोचिंग का समरी कॉम्पाइलेशन, मैंने उस समय नाम लिया था विजन आईएएस का, और भी हो सकते हैं, मैंने विजन का सिर्फ नाम लिया, जिसका मर्जी देख लो यार, सब कंटेंट थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर, 90% कंटेंट तो सबका वही होगा, सब न्यूज़पेपर से ही लाते हैं, एक ही तो न्यूज़पेपर है सबका, हिंदू। एथिक्स का क्या करोगे, सोर्स एम लेक्सिकॉन बुक, मुझे इसका लेक्चर सोर्स कहीं नहीं मिला, ठीक है, और लेक्चर सोर्स जो अवेलेबल है वो पेड है, जैसे अन अकेडमी पर एक सर पढ़ाते हैं अवधेश सर, फ्री में नहीं है उनके अवेलेबल, एक बार आप ढूंढना, शायद उनका फ्री मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर। और एक विकास देवी कीर्ति सर पढ़ाते हैं, बट उनका पेड कोर्स है, और हिंदी मीडियम, और पेड कोर्स कितना, मतलब लगता है 50,000 से ऊपर का ये कोर्स है, मुझे नहीं पता, बट फ्री में मुझे नहीं मिला, क्या करें। एक बार सिनॉप्सिस आईएएस के चैनल पर देखिएगा, मुझे लग रहा है शायद ये पेड कोर्स होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन सिनॉप्सिस आईएएस ने इनको पढ़ाया है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है, देखिएगा। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में, प्लीज सी। मैंने पहले बताया था, दो ही चीज़, दो ही चीज़, सिर्फ दो ही नहीं, मेन ये दो चीज़ चाहिए, उसके अलावा तो और भी चीज़ें जो मैंने बताया वो तो चाहिए ही चाहिए। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, ये दोनों आपको एकदम कंपल्सरीली चाहिए ही चाहिए। एस्से के लिए क्या करें, पहले तो एक बुक खरीदो एस्से का, 125, 125, 130 रुपये में बुक मिल जाता है यार, यूपीएससी के एस्से के लिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ, क्या होता है कि जैसे एस्से पढ़ोगे ना, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको आइडियाज़ मिलेगा कि मतलब ऐसे लिखना कैसे है, ठीक है। रेडीमेड ऐसे जो है प्रिपेयर करो कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पर, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, अर्बनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, सोसाइटी, फिलोसफिकल एसेज, ऐसे सब टॉपिक्स पर ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सब रेलेवेंट है टॉपिक्स हमारी दुनिया में, मतलब हमारे देश में, तो प्लीज़ इन सब टॉपिक्स पर ऐसे पहले से ही रेडी रखो। क्या करोगे इसके लिए भाई, ये टॉपिक जाओ गूगल पर सर्च करो, ठीक है, गूगल पर सर्च करोगे तो कोई ना कोई आर्टिकल तो लिखा ही होगा, 1000-2000 वर्ड में, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ो किसी एक टॉपिक पर, आपको आइडियाज़ मिलेगा कि अच्छा कैसे लिखते हैं। बाकी इसके लिए आप यूट्यूब पर भी ढूंढ सकते हो कि हाउ टू राइट एस्से, आई थिंक सिनॉप्सिस आईएएस ने भी समझाया है कि एस्से कैसे लिखें, प्लीज़ आप एक बार उनका देख लीजिएगा।
अदर सोर्सेस क्या हो सकते हैं? इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। इस बार 2023 के प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से ही हैं। अब मेरे ये कहने का मतलब है नहीं कि जाके खरीद लो, ऐसा नहीं है। इसके कॉम्पाइलेशंस भी कोचिंग वाले बनाते हैं, या तो खरीद सकते हो। गवर्नमेंट बुक है यार, आई थिंक 200-250 में मिल जाता है, ले लो। लेकिन ये नहीं कि मतलब पूरा का पूरा पेज पढ़ना, नहीं। तुम्हें बस फैक्ट्स को चेक करना है। फैक्ट्स चेक करने का मतलब, जैसे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ एक क्या कहते हैं उसको, कोई आर्टिकल आता है, मान लें मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कोई चीज़ कोई पॉलिसी लाए, तो उस पॉलिसी को इसमें लिख दिया गया। इंडिया बुक में वो आया कि हाँ ये पॉलिसी लाई गई थी, या कोई एक्ट आया वो लाया गया था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा रहता है। फिर सेकंड एआरसी रिपोर्ट। सेकंड एआरसी रिपोर्ट वो 1966 के बाद आया था। ये आपको काम करेगा एथिक्स में। एथिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब सेकंड एआरसी रिपोर्ट का भी समरी आपको मिल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो आपको तैयारी करते करते मालूम होगा, अभी डिटेल नहीं बता पाऊंगा। बस ये समझ लो कि आंसर राइटिंग में हम लोग गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा का यूज करते हैं आंसर्स में। इससे आंसर जो है निखार आता है। आंसर में जब निखार आता है तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपके आंसर को डेकोरेट करता है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, इससे आपके मार्क्स उठते हैं। तो इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? पॉलिटी में, गवर्नेंस में, आईआर के क्वेश्चंस में, और एथिक्स के क्वेश्चन में, ये सब में आप यूज कर सकते हो। और अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिया तो वहाँ ये काम आएगा। करंट अफेयर्स कहाँ से करें? न्यूज़पेपर। भाई सबसे ज़्यादा रिकमेंड होता है हिंदू। माय गॉड, हिंदू कितना रिकमेंड होता है यार। हिंदी मीडियम को भी बोलते थे हिंदू। भाई पहले वो इंग्लिश तो समझ ले। इंग्लिश मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। हिंदू मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट न्यूज़पेपर। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर देता हूँ। अगर मैंने ये कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये डिक्लेयर नहीं करूँ कि सबको समझ में नहीं आता। भाई मैं एवरेज माइंड का हूँ, मैं एवरेज माइंड के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप लोग जीनियस हो, बहुत बढ़िया। न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जीनियस बोलने से मतलब भी है, क्या होता है ना कि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि सामने वाले के अनुसार हम अपना मन भी बना लेते हैं, फिर हमें नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी कैसे? अरे यार, नवदीप सर से नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा, तो ये मत सोचना प्लीज़। आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, आप अगर उसको क्या कहते हैं उसको डेवलप कर सकते हो, बढ़िया तो करो। हिंदू मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे रिकमेंड बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं रिकमेंड ये करता हूँ, हिंदू पढ़ने के बजाय आप कोचिंग कॉम्पिटिशन पढ़ो। मेरा रिकमेंडेशन है, मन है पढ़ो। मैंने शुरू में ही कहा था कि हिंदू न्यूज़पेपर अगर आपको पसंद है, आप पढ़ पाते हो, आप मैनेज कर लेते हो, आपको आदत पड़ गई है, पढ़ो। लेकिन आप नए नए हो, आपको डर भी लगता है कि यार कैसे करेंगे, तो भाई उसके लिए अल्टरनेट में उपाय बता रहा हूँ। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ अगर मिल ही रहा है तो न्यूज़पेपर जरूरी है कि वही न्यूज़पेपर से मिलेगा तो मिलेगा। हाँ? तो क्या करो, कोचिंग कॉम्पाइलेशन किसी एक करंट मतलब किसी एक कोचिंग का पकड़ लो करंट अफेयर्स के लिए। एक उस समय मैंने विजन रिकमेंड किया था। आपको जिसका मर्जी करना हो करो, किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ो, लेकिन स्टैंडर्ड पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ो। ऑप्शंस हैं यार, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, मिंट है, दैनिक जागरण है, गार्डियन है, और भी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू, इन सब में से भी पढ़ा जा सकता है, मर्जी आपकी। फॉलो ओनली वन सोर्स, या तो कंपाइलेशन पढ़ लो या तो न्यूज़पेपर। मेरा रिकमेंडेशन क्या है वो सुनो। न्यूज़पेपर पढ़ना है पढ़ो, 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ो, जितना पढ़ पाओ उतना ही पढ़ो। जरूरी नहीं कि पूरा 24 के 24 पेज पढ़ो। और कोचिंग कंपाइलेशन भी करो साथ में। 1-1.5 घंटा निकालना, ठीक है, निकाल सकते हो पर डे। और लास्ट में जो कोचिंग कंपाइलेशन पढ़ोगे ना, तो आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये वाली चीज़ शायद हम नहीं पढ़े थे, कोचिंग वाली ये ढूंढ के कहीं से निकाले हैं। तो शायद तुम्हें आइडिया मिल जाए कि अच्छा न्यूज़पेपर में से ऐसे ऐसे कॉलम्स ढूंढने हैं। गॉट इट। बाकी आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। सी सेट, माई गॉड, ये आजकल तो फोबिया बन गया है। मुझे ही डर लगने लगा इससे, पता नहीं क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, मैथमेटिकल और रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाइए अपने, ज़रूरी है। बहुत प्रैक्टिस करो, खूब मैथ्स पर खूब बहुत प्रैक्टिस करो, मैथ्स रीजनिंग। अरिहंत बुक होता है इसके लिए, लूसेंट डीसा पब्लिकेशंस की बुक है। कोई भी एक बुक चूज करो, मतलब ढूंढो, चूज करो। ये 3 बुक जो मैंने लिखा, अरिहंत, लूसेंट, डीसा, पक्का नहीं है। जहां से तुमको और भी बुक, बहुत सारे टीचर्स, आर एस अग्रवाल एक टीचर्स हैं, उनके भी बुक्स हैं। भाई जिनका मर्जी उनका उठा लो, लेकिन प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करो, सिनॉप्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अच्छे वीडियोस बनाए हैं सर, कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड करते हैं या फिर उसका आंसर कैसे करते हैं। एक बार आप उनका देख लीजिए। या आप एक अच्छा एजुकेटर ढूंढो,
सी सेट के लिए, ठीक है। एजुकेटर्स के नाम संजय सर, मधुकर कोटवे सर, मुदित गुप्ता सर, और भी हैं, इंटरनेट पर ढूंढिए, हिम्मत करिए, हाथ पर चलाइए, ठीक है। लेकिन सी सेट को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, बहुत काम का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करना, जब से सी सेट आया तब से सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 2013 या 12 से आया था आई थिंक, पता नहीं 11 से आया था, जब भी से भी आया था। बैठिए, सारे पेपर्स 2022, 23 में भी आ चुका है, 23 तक प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। सी सेट का कोर को पहले दिन से प्रैक्टिस करो, 1-2 घंटा निकालो पर डे। इस रिवोल्यूशन के पार्ट बनिए। रिवोल्यूशन क्या, आईएएस बनोगे तो कुछ करोगे, देश के लिए कुछ अच्छा करोगे, बढ़िया करना जरूरी है। थैंक यू।